हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग रोज एक जीके का मॉक वन करेंगे, जिसमें एक से हम लोग शुरू करते हैं और रोज करेंगे, जिससे हमारी तैयारी को बेहतर ये मिल सके। और जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आए उससे पहले हमें अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेनी है। आइए हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर सवाल नंबर पहला आ गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण, खेरा और अहमदाबाद में से कौन था, या एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं करके जो है कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद जो सबसे पहला उनका सत्याग्रह रहा है, उनके नेतृत्व में अगर हम लोग बात करें तो ये शुरुआती ही तीनों सत्याग्रह उनके हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला है ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह के लिए उन्हें राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था और वो आए थे चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध। नील की खेती जो किसान कर रहे थे, तिनकठिया प्रथा था, किसानों को हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके विरुद्ध जो है गांधी जी सत्याग्रह चलाए थे, तो यह पहला सत्याग्रह जाना जाता है। सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। जी हाँ, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जो है इनमें से किसके द्वारा गोली से मारे गए थे। तो सैंडर्स हत्याकांड में मुख्य रूप से जो नाम जाने जाते हैं वो भगत सिंह का नाम आता है, जो कि आपके ऑप्शंस में दिख नहीं रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि कैप्टन सैंडर्स की हत्या कब हुई। कैप्टन सैंडर्स की हत्या जो है ये हुआ था 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। उसमें शामिल थे भगत सिंह और शिवराम राज गुरु का नाम आता है। हालांकि ये जेम्स ए स्कॉट को समझ लिया था, कैप्टन सैंडर्स को क्या समझ लिया था, जेम्स ए स्कॉट, और इसमें जो है उनको गोली लग गई और वो मारे गए। तो इसी वजह से 23 मार्च 1931 को लाहौर में शाम 7:30 बजे जो है इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। सवाल नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक इकाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था। तो जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, दो अलग अलग राष्ट्रों में देश का विभाजन हो चुका था। भारत एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र था और पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र का उदय हुआ। तो उसके पश्चात कुछ ऐसे भी राज्य रजवाड़े थे जो ना भारत में शामिल हो पाए थे, ना ही पाकिस्तान में गए थे। ऐसे तो उनकी संख्या बहुत लंबी है, 565 के आसपास है, लेकिन उसको जो है एक एक करके हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है उन्हें देश में मिला लिया था। लेकिन कुछ फिर भी रह गए थे, तो उन्हें बलपूर्वक इनमें से किसे मिलाया गया। तो ये ऑप्शन ए है कि हैदराबाद का जो है, जो ये रियासत थी हैदराबाद, इसे बलपूर्वक मिलाया गया, क्योंकि हैदराबाद के जो शासक थे, जिसे निज़ाम के रूप में जाना जाता था, हैदराबाद का निज़ाम, वो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे और जनता भारत के साथ शामिल रहना चाह रही थी, जिसका नतीजा था कि बलपूर्वक सैनिक के द्वारा जो है उन्हें मिलाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कि सूची 1 में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम दिए गए हैं, सूची 2 में जो है यहाँ उन्हें किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी को जो है महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो अगर कूट देखिए, 1 का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। इसलिए चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 5वां है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई थी? जी हाँ, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो 5वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा, अभी पिछले नंबर प्रश्न में हम लोग पढ़े हैं कि 17 दिसंबर 1928 को जेम्स ए स्कॉट समझ करके कैप्टन सैंडर्स की हत्या हो गई थी। इसी कारण जिसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना गया था, और यही कारण था कि 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर में जो है लाहौर जेल में किनको भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी। अर्थात ऑप्शन ए, 5वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या जाना जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? जी हाँ, तो ये संघीय संरचना की अगर बात की जाए कि केंद्र स्तर की अलग सरकार हो, राज्य स्तर की अलग सरकार हो, तो इस प्रकार की जो संघीय संरचना थी यह भारत सरकार अधिनियम 1935, जो हमारे संविधान का अधिकांश भाग उससे लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है एक संघीय संरचना किया गया, और उसी के आधार पर 1937 में जो है पूरे भारत में अलग अलग जो 10-11 राज्य बनाए थे, उन लोगों ने उसमें निर्वाचन हुआ था, और यहाँ पर जो है राज्य स्तर पर सरकार का गठन किया गया था संघीय संरचना के द्वारा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 7 के नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल है? जी हाँ, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में जो है शामिल कौन है? तो जिसमें जो है राष्ट्रपति भवन हमारा है, या पुराना जो ये पार्लियामेंट हाउस, पुराना वाला, अभी नए पार्लियामेंट हाउस की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका रूपांकन जो है ये किया गया था एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर के द्वारा, यानी 7 का ऑप्शन ए। 7वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अभी जो नया पार्लियामेंट हमारा बना है जिसकी स्थापना 10 दिसंबर, याद रखते चलिएगा ताकि कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, और TRE 4 में हमारा एक सीट एकदम कंफर्म होना चाहिए। तो 10 दिसंबर 2020 को जो PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया था, आधारशिला रखी गई थी, और उसके बाद जो है अभी हमारा वर्तमान सत्र उसी नए संसद भवन में चलता है। और इसके जो नए संसद भवन का जो पूरा ये प्रोजेक्ट है, इसको टाटा ग्रुप की कंपनी इसका ये कर रही है, और इसके जो आर्किटेक्चर है वो बिमल पटेल है। जी हाँ, कौन है? बिमल पटेल। और जो नई दिल्ली शहर का जो पुराना वाला वो रूपांकन है वो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर के द्वारा किया गया है। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर कि विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? जी हाँ, तो विश्व इतिहास की जो झलक है इसके रचयिता के रूप में अगर जाने जाते हैं तो इनमें से कौन जाने जाएंगे? इसका सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। इनकी केवल यही एक रचना नहीं है, इनके अनेक और रचनाएं हैं। जैसे इनका एक रचना है पिता का पत्र पुत्री के नाम, पिता का पत्र पुत्री के नाम, इनकी एक रचना है। इनका एक तो ये है ही विश्व इतिहास की झलक। इनकी एक और रचना है मेरी कहानी, जिसमें इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखे हैं। उसके बाद इनकी एक अहम पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी एक अहम पुस्तक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनकी एक और अहम किताब है राजनीति से दूर इनकी एक किताब है। और इतिहास के महापुरुष भी इन्होंने एक किताब लिखे हैं। इस तरह से इनके कई रचनाएं हैं, और ये हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके बारे में और भी इतिहास है, अगले प्रश्नों में हम इनको और डिटेल्स में जानेंगे। सवाल नंबर 8वां के बाद 9वां है हमारे स्क्रीन पर कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई, एग्जैक्ट तिथि आप याद रखिए ताकि कंफ्यूज नहीं होइएगा। 23 जून 1757 को जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था? तो ये बंगाल में लड़ा गया था, मुर्शिदाबाद के बगल में प्लासी में। तो प्लासी की लड़ाई ये लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, किनके बीच लड़ा गया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह लड़ाई हुई थी। और इसमें जो है
ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही, उसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और ये जो थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इनके विरुद्ध जो है मीर जाफ़र जो है मुखबिरी किए और जिसके नतीजा हुआ कि मीर जाफ़र के मुखबिरी के कारण जो है बंगाल के नवाब इस लड़ाई को हार गया और अंग्रेजी सेना जो है इसको जीत गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10वां है हमारे स्क्रीन पर कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए जो है टीपू सुल्तान ने संधि किया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 18 मार्च कब? 18 मार्च 1972 को टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसके अंतर्गत बहुत सारे हर्जाना दिया गया था। समझिए तो पूरी तरह से जो है ये टीपू सुल्तान को इसमें पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया गया था, क्योंकि हर्जाना के रूप में टीपू सुल्तान को आधा राज्य अंग्रेजों को देना था और क्षतिपूर्ति के रूप में जो है जो लड़ाई हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में उसे 3 करोड़ रुपया देना था। उसके बाद 2 बेटों को टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के यहाँ बंधक रखना था और जितने भी युद्धबंदी थे जो अंग्रेजी सेना थे युद्धबंद में, तो उन सबको टीपू सुल्तान को छोड़ देना था। तो समझिए कि यह बहुत ही मतलब भारतीयों के लिए ये था और ये अंग्रेजों के लिए बड़ा फायदा साबित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर। 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम लोगों ने कवर किया है। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इसके प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते रहेंगे और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और इससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। सवाल नंबर 11 है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। जी हाँ, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 कब? 1854 में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल और भी महत्वपूर्ण इसलिए जाना जाता है क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में जो है सही पूछिए तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल की शुरुआत हुई है 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी जो है का ही कारण था कि 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि उन्होंने हड़प नीति अपनाया था, जिसके तहत था कि अगर कोई राजे रजवाड़े परिवार में अगर उसका कोई अपना वंशज नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है और उनकी सारी संपत्ति अंग्रेजों की हो जाएगी। तो ये सारे हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही अपनाया गया था। सवाल अगला है हमारे स्क्रीन पर 12वां के निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जी हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि साइन करने वाले जो है हैदराबाद का नाम आता है। उसके बाद उसके बाद जो है मैसूर के राजा। तो ये एक एक करके जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 12वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये बंगाल के नवाब जो चूँकि पहले ही अंग्रेजों ने तो समझिए तो भारत में शासन की शुरुआत ही बंगाल से किया है, अर्थात जो है यहाँ पर ये लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो सहायक संधि है वो हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा का नाम आएगा। सवाल नंबर 13 है कि सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी, यह किनके बीच सुगौली की संधि हुई थी? तो सुगौली जो कि आपके बिहार के चंपारण के जिले में पड़ता है, ये सुगौली की संधि जो है, तो ये सुगौली की संधि जो है इसका सही उत्तर होगा 13 का ऑप्शन ए कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, 13वां का क्या सही होगा? ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर सवाल नंबर 14 है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ, अब हम इतिहास के बाद भूगोल, फिर जो है नागरिक, फिर हम ये सभी से प्रश्न देखेंगे जिससे प्रश्न अधिक बनते हैं। सवाल नंबर 14 है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का जो इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था वह इरोस्टेथनीज के द्वारा किया गया था। इराटोस्थनीज ऑप्शन सी 14वां का सबसे सही उत्तर है। सवाल नंबर 15 है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह बात किसने कहा था? भूगोल की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था कि भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है?
तो इस यह जो परिभाषा है यह भी ऑप्शन सी सही है कि वारेनियस के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था। सवाल नंबर 16 है कि सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है। तो अगर हम सौर मंडल की बात करें तो सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार जो ग्रहों की सही संख्या है, तो सूर्य का सबसे जो निकटतम ग्रह है वो बुध ग्रह है। उसके बाद जो है सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी की जो स्थिति है वो कैमा है, पृथ्वी की स्थिति तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर हम लोग अगर सही उत्तर देखें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ए के रूप में जाना जाएगा कि बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, यानी ए आंसर सबसे करेक्ट है। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 हमारे स्क्रीन पर है कि पृथ्वी को दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार जो है यहाँ पर हम लोग को ग्रहों का सही क्रम देखना है। तो पृथ्वी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। पृथ्वी के बढ़ती दूरी के हिसाब से इस प्रश्न को अगर हम लोग देखें कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन है, तो इसके लिए ऑप्शन जो है 17वां का बी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो आकार के हिसाब पृथ्वी के दूरी बढ़ते हुई दूरी के हिसाब जो है वह पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में पृथ्वी की स्थिति जो है वह 5वां ग्रह के रूप में जानी जाती है। आकार के हिसाब से पृथ्वी का कौन सा स्थिति है, 5वां है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर आकार में जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध ग्रह है। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध ग्रह है। और पृथ्वी की स्थिति कैवां ग्रह के रूप में है, 5वां ग्रह के रूप में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 19वां है हमारे स्क्रीन पर कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रहों का वेग क्या होगा। तो सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगाते हुए ग्रहों के वेग की बात की जाए तो इसका जो सही उत्तर होगा 19वां नंबर प्रश्न का वह होगा ऑप्शन बी कि अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। सवाल नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, या हीलियम और ऑक्सीजन है, या हीलियम और नाइट्रोजन है। तो इसमें एक एक करके देखिए तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो गैसेज हैं वह H हाइड्रोजन एंड He हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम है जो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। आप इनमें से कोई भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ई हो। दोस्तों इस प्रकार हम लोग इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं जो आपकी आने वाले परीक्षा के दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगला कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।